अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो मुल्क जिसे दुनिया सिर्फ जंग और तबाही की नजर से देखती है, असल में इंसानी तहजीब का वो गहवारा है जहाँ से पूरी दुनिया ने लिखना पढ़ना सीखा, जहाँ दुनिया के पहले शहर बने, पहले कवानीन लिखे गए और पहली बार इंसान ने खेती बाड़ी शुरू की। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करने वाले हैं जो मीडिया में तो हमेशा मनफी खबरों में रहा, लेकिन हकीकत में उसकी तारीख, उसकी सकाफत और उसके लोग आपको हैरान कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का सफर है इराक की तरफ। इराक, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जंग, बम, तेल। लेकिन यकीन करें, इराक सिर्फ यही नहीं है। ये वो जमीन है जहाँ दिजला और फरात के किनारे दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब परवान चढ़ी। ये वो जगह है जहाँ बाबुल के बागात थे, इन्हें दुनिया के 7 अजायबात में शुमार किया जाता था। ये वो सरजमीन है जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और ये वो मुल्क है जहाँ आज भी लाखों पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जियारत के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये मुल्क कैसा है? वहाँ के लोग कैसे रहते हैं? वहाँ का खाना कैसा है? वहाँ जाना कैसा तजुर्बा है? वहाँ की मईशत कैसी है? और पाकिस्तानियों के लिए इराक की क्या अहमियत है? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन एक काम पहले करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि हम हर हफ्ते एक नए मुल्क की सैर कराते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे आप खुद वहाँ मौजूद हों। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको सच में यकीन नहीं आएगी। तो चलिए इराक का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि इराक है कहाँ और कितना बड़ा है। इराक मशरक वस्ता में वाक़ है। इसके शुमाल में तुर्की है, मशरक में ईरान, मगरिब में शाम और उर्दन, और जुनूब में सऊदी अरब और कवेत है। रकबे की बात करें तो इराक का रकबा तकरीबन 4,38,000 मुरब्बा किलोमीटर है। अब अंदाजा करें, ये पाकिस्तान का तकरीबन निस्फ है, लेकिन इसके बावजूद ये मशरक वस्ता के सबसे अहम ममालिक में से एक है। आबादी की बात करें तो इराक में इस वक्त तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख लोग रहते हैं। ये इतने ही लोग हैं जितने के पोलैंड या अलजायर में है। और दोस्तों, ये आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इराक की आबादी में नौजवानों का तनासुब बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है। लेकिन असल बात यह है कि इराक की असल पहचान उसकी तारीख है, और ये तारीख इतनी पुरानी है कि जब यूरोप के लोग अभी गारों में रह रहे थे, उस वक्त यहाँ के लोग शहर बना रहे थे, कवानीन लिख रहे थे और तिजारत कर रहे थे। दोस्तों, जरा सोचिए कि आज से 6000 साल पहले की दुनिया कैसी थी। उस वक्त इराक की सरजमीन पर मेसोपोटामिया की तहजीब फल फूल रही थी। मेसोपोटामिया का मतलब है 2 दरियाओं के दरमियान की जमीन, यानी दिजला और फरात के दरमियान का इलाका। यहाँ पर समीरी लोग रहते थे, जिन्होंने दुनिया की पहली तहरीरी जबान इजाद की, जिसे कैनिफॉर्म कहते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने पहिया इजाद किया। पहिया यानी आज आप जितनी भी गाड़ियां, साइकिलें और मशीनें देखते हैं, उन सब की बुनियाद यहाँ से शुरू हुई। आपको यकीन नहीं आएगा कि दुनिया का पहला कानूनी निजाम भी इराक में बना। हम्मुराबी का कानून, जो कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले बना, वो दुनिया का पहला तहरीरी कानून था। इसमें सजाओं और जराइम की तफसील लिखी गई थी। आज भी दुनिया के कानूनी निजाम किसी न किसी तरह इसी बुनियाद पर कायम है। और फिर आता है बाबल। दोस्तों, बाबल का नाम तो सुना होगा आपने। ये वो शहर है जिसके बारे में बाइबल और कुरान में भी जिक्र है। बाबल अपने वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर था। यहाँ के बादशाह नबूकदनजर ने वो लटकते बागात बनाए जो दुनिया के 7 अजायबात में से एक थे। इन बागात की खूबसूरती के बारे में कहा जाता है कि ये इतने ऊंचे और सरसब्ज थे कि दूर से देखने पर लगता था जैसे पहाड़ पर जंगल उगा हुआ हो। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि इराक की सरजमीन पर न सिर्फ दुनिया की पहली तहजीब बनी, बल्कि ये इलाका अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सरजमीन भी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश उर शहर है, जो आज के इराक में है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में भी रिवायात इस खत्ते से जुड़ी हैं। और सबसे बढ़कर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की सरजमीन करबला भी इराक में ही है, और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का मजार नजफ अशरफ भी यही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इराक की सकाफत और लोगों के बारे में। इराक एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ कौमों और मजाहिब के लोग सदियों से मिलकर रहते आए हैं। यहाँ अरब हैं, कुर्द हैं, तुर्कमान हैं और कई अकलियतें भी हैं। आबादी का तकरीबन 95 से 97% हिस्सा मुसलमान है, जिनमें शिया अक्सरियत में है। कुर्द ज्यादातर शुमाली इराक में रहते हैं, जिसे कुर्दिस्तान रीजन कहते हैं, और ये इलाका काफी खुद मुख्तार है। इराकी अरब लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। ये अरब दुनिया की वो खुसूसियत है जो इराक में भी बदरजा उतम मौजूद है। अगर आप किसी इराकी घर में मेहमान बने तो वो आपको चाय, कहवा और खाने के साथ इस तरह खुशामदीद कहेंगे कि आपको घर का एहसास हो जाएगा। इराकी लोगों में रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने की रिवायत बहुत मजबूत है। शाम को लोग घरों में या चाय खानों में जमा होते हैं, शतरंज खेलते हैं, हक्का पीते हैं और गपशप करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि इराकी मुआशरे में खानदान सबसे मरकजी चीज है। यहाँ मुश्तरका खानदानी निजाम आज भी बहुत आम है। बुजुर्गों की बहुत इज्जत की जाती है और उनकी बात को हरफे आखिर समझा जाता है। इराकी लोग अपने शहर और कबीले से बहुत गहरी वाबस्तगी रखते हैं। इराकी मूसीकी भी बहुत मुनफरिद है। मकाम इराक की रिवायती मूसीकी की सिन्फ है जिसे यूनेस्को ने इंसानियत के गैर मादी सकाफती विरसे में शामिल किया है। और इराकी शायरी। दोस्तों, इराक ने दुनिया को बहुत बड़े बड़े शुअरा दिए हैं। अरबी अदब में इराक का मकाम बहुत बुलंद है। कपड़ों की बात करें तो शहरों में लोग आम मगरबी कपड़े भी पहनते हैं और रिवायती अरबी
लिबास भी। मर्दों में सफेद या रंगीन देशताशा यानी लंबा करता बहुत आम है। खवातीन बड़े शहरों में मुख्तलिफ तरह के कपड़े पहनती हैं, लेकिन मजहबी एहतराम का ख्याल रखती हैं। दोस्तों, अब आते हैं एक ऐसे मौजू पर जो बहुत दिलचस्प है, और वो है इराक की मईशत। और यहाँ एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। इराक दुनिया के सबसे ज्यादा तेल रखने वाले ममालिक में से एक है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक इराक के पास दुनिया के तेल के ज़खायर का तकरीबन 9वां हिस्सा मौजूद है। अंदाजा करें, 9वां हिस्सा। ये मुल्क तेल में इतना अमीर है कि अगर सब कुछ ठीक चलता तो इराक आज खलीजी ममालिक जैसा अमीर होता। आपको यकीन नहीं आएगा कि सन 1970 और 80 की दहाई में इराक वाकई एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क था। इस वक्त इराकी दीनार पाकिस्तानी रुपए से कई गुना ज्यादा कीमती था। बगदाद इस वक्त मशरिक वुस्ता के सबसे जदीद शहरों में से एक था। यहाँ यूनिवर्सिटियां थी, अस्पताल थे और तालीम मुफ्त थी। लेकिन फिर जंगों ने, पाबंदियों ने और बदउनवानी ने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। आज इराक की GDP तकरीबन 248 अरब डॉलर के करीब है। तेल इराक की मईशत का 90% से ज्यादा हिस्सा है, यानी ये मुल्क तकरीबन मुकम्मल तौर पर तेल पर मुनहसिर है। इराकी दिनार इस वक्त डॉलर के मुकाबले में काफी कमजोर है। $1 तकरीबन 1500 इराकी दिनार के बराबर है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि इतने तेल के बावजूद इराक के आम लोगों की जिंदगी बहुत आसान नहीं है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, खास तौर पर नौजवानों में। बिजली की फराहमी अभी तक बहुत नाकाबिले एतबार है। गर्मी के मौसम में जब दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, उस वक्त बिजली की लोड शेडिंग एक संगीन मसला है। पानी की सफाई और सड़कों का बुनियादी ढांचा भी अभी बेहतरी का मुतकाजी है। लेकिन साथ ही दोस्तों, पिछले चंद सालों में इराक में तामीर नौ का काम भी हो रहा है। नए शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, नई सड़कें बन रही हैं और सयाहत को फरोग देने की कोशिश भी हो रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों के लिए इराक की अहमियत के बारे में, और ये हिस्सा मैंने खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है। सबसे पहली बात, इराक पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक बहुत मुकद्दस सरजमीन है। करबला, नजफ, सामरा और काज़मीन जैसे मकामात पर हर साल लाखों ज़ायरीन जनूबी एशिया से आते हैं। खास तौर पर मुहर्रम उल हराम में करबला में अरबईन के मौके पर दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये इज्तिमा हज से भी बड़ा हो जाता है और इसमें पाकिस्तान से भी लाखों लोग शरीक होते हैं। अरबईन के मौके पर एक बहुत खास चीज होती है जिसे मौकब कहते हैं। ये वो खेमे होते हैं जो इराकी लोग सड़कों के किनारे लगाते हैं और आने वाले ज़ायरीन को मुफ्त खाना, पानी और आराम देते हैं। करबला की तरफ जाने वाली सड़कों पर हजारों मौकब लगते हैं और लोग पैदल चलकर करबला जाते हैं। ये मंजर इतना जज्बाती और रूह परवर होता है कि बयान नहीं किया जा सकता। अब आते हैं रोजगार की बात पर। इराक में पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मजदूर भी काम करते हैं, खास तौर पर तामीरात और सर्विस सेक्टर में। लेकिन दोस्तों, ये जरूर बताऊंगा कि इराक में जाने से पहले अपने मुल्क की सफारत खाने से मुकम्मल मालूमात लें और कानूनी तरीके से जाएं। सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हो रही है, लेकिन एहतियात जरूरी है। वीजा के बारे में बात करें तो पाकिस्तानी शहरियों को इराक का वीजा मिलता है, खास तौर पर ज़ियारती मकासद के लिए। इराकी हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सहूलत भी कुछ मामलात में दी है। हिंदुस्तानी मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद हर साल इराक ज़ियारत के लिए जाती है। और एक और दिलचस्प बात, इराक और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात भी हैं। पाकिस्तान से चावल, कपड़े और दीगर अशिया इराक जाती हैं। लेकिन असल बात यह है कि इराक से पाकिस्तान का रिश्ता सिर्फ तिजारत या रोजगार का नहीं, बल्कि दिल का रिश्ता है। जब भी इराक पर कोई मुसीबत आती है, पाकिस्तानी लोगों का दिल दर्द करता है, क्योंकि वहाँ हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं। दोस्तों, अब चलते हैं कुछ ऐसे अनोखे और हैरानकुन हकायक की तरफ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। क्या आप जानते हैं कि इराक में दुनिया की सबसे कदीम कश्ती के आसार मिले हैं? ये कश्ती 5000 साल पुरानी है और माहिरीन का ख्याल है कि ये दुनिया की इब्तदाई बहरी तिजारत का सबूत है। क्या आप जानते हैं कि अलजबरा यानी अलजबरा का लफ्ज अरबी से आया है और बगदाद के आलिमों ने रियाजी के इस शोबे को आगे बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। क्या आप जानते हैं कि कहवा यानी काफी को मशहूर करने में इराकी और अरब ताजरों का बहुत बड़ा हाथ है? आपको यकीन नहीं आएगा कि बगदाद 8वीं से 10वीं सदी ईस्वी में दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। उस वक्त जब यूरोप तारीकी के दौर में था, बगदाद में दारुल हिकमा कायम था, जहाँ दुनिया भर की किताबें इकट्ठी की जाती थीं, तर्जुमा की जाती थीं और इल्म को आगे फैलाया जाता था। बगदाद उस वक्त इल्म, तिजारत और तहजीब का मरकज था। एक अंदाजे के मुताबिक बगदाद की आबादी उस वक्त 10 लाख से ज्यादा थी, जो उस दौर के लिए नाकाबिले यकीन तादाद है। और फिर सना 1257 में मंगोलों ने बगदाद पर हमला किया और उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। कहा जाता है कि दारुल हिकमा की इतनी किताबें दिजला दरिया में फेंक दी गईं कि दरिया का पानी स्याह हो गया। ये इंसानी इल्म का एक बहुत बड़ा नुकसान था, जिसका खमियाजा पूरी दुनिया ने भुगता। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम एक सयाह की तरह इराक की सैर करें। तो तैयार हो जाएं, अपना बैग उठाएं और चलते हैं इराक की तरफ। जब आप इराक पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको गर्मी का एहसास होता है। गर्मियों में तो ये गर्मी शदीद होती है, लेकिन मौसम सुरमा में मौसम बिल्कुल मोतदिल और खुशगवार होता है। बगदाद की गलियों में कदम रखते ही आपको एक अजीब सी कशिश महसूस होती है। एक तरफ कदीम मसाजिद और तारीखी इमारतें हैं, दूसरी तरफ जदीद शॉपिंग मॉल्स और कॉफी शॉप्स हैं। बगदाद एक ऐसा शहर है जहां माजी और हाल आपस में घुल मिल गए हैं। बगदाद की सबसे मशहूर जगह है अल-मुतनब्बी स्ट्रीट। ये वो गली है जहां हर जुमे को किताबों का बाजार लगता है। पुरानी किताबें, नायाब मखतूतात और हर तरह का अदब
यहाँ मिलता है। इराक में अदब और किताब से मोहब्बत की रिवायत बहुत गहरी है और अल-मुतनब्बी स्ट्रीट इस मोहब्बत की अलामत है। इस गली का नाम अरब दुनिया के अजीम शायर अल-मुतनब्बी के नाम पर है, जिन्होंने 10वीं सदी में जबरदस्त शायरी की। दोस्तों, बगदाद में एक और जगह जरूर देखनी चाहिए और वो है कादसिया म्यूजियम और इराक म्यूजियम। इराक म्यूजियम दुनिया के सबसे अहम अजायब घरों में से एक है, जहाँ मेसोपोटामिया की तहजीब की बेशुमार नादिर अशिया महफूज है। यहाँ आपको समेरी दौर के मुजस्मे, बाबली दौर की तख्तियां और आशूरी दौर के फन पारे मिलेंगे। यहाँ आना ऐसा है जैसे आप 5000 साल पुरानी दुनिया में चले गए हों। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि बगदाद के कदीम इलाके अर-रसाफा और अल-कर्ख में आपको एक अलग ही बगदाद नजर आती है। तंग गलियां, कदीम मकानात और पुराने बाजार। यहाँ आपको अंदाजा होता है कि सदियों पहले ये शहर कैसा रहा होगा। अब दरियाए दिजला की बात करें। दिजला दरिया बगदाद के दरमियान से गुजरता है और इसके किनारे शाम को लोग सैर के लिए आते हैं। दिजला के किनारे बैठकर हुरूब आफ्ताब देखना एक ऐसा तजुर्बा है जो आप भूल नहीं सकते। पानी पर चलती कश्तियां, दूर उफक पर डूबता सूरज और दरिया के किनारे खजूर के दरख्त, ये मंजर सच में जन्नत का टुकड़ा लगता है। दोस्तों, अब बगदाद से निकलते हैं और चलते हैं जुनूब की तरफ। बगदाद से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है करबला माला। करबला पहुंचते ही दिल की कैफियत बदल जाती है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के रोज़ा मुबारक का सुनहरी गुंबद जब दूर से नजर आता है तो आंखें भर आती हैं। ये वो मकाम है जहां यजीद की फौज के खिलाफ हक की लड़ाई में इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी जान दी। इस मकाम की रूहानी कशिश इतनी ज्यादा है कि दुनिया भर से लोग खिंचे चले आते हैं। करबला की गलियों में चलते हुए आपको हर तरफ ईरानी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, लिबनानी और दुनिया भर के मुसलमान नजर आते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जबान और मुल्क का फर्क मिट जाता है और मोहब्बत की एक मुश्तरक जबान होती है। करबला के बाजारों में चलते हुए आपको तस्बीहें, इत्र, खजूर और ज़ियारती तोहफे मिलेंगे। यहाँ की मशहूर खजूरें पूरी दुनिया में मशहूर हैं और उनका जायका वाकई बेमिसाल होता है। करबला से थोड़ा आगे जाएं तो नजफ अशरफ है, जहाँ हजरत अली करमुल्लाह वजह का मज़ार मुबारक है। नजफ को दुनिया के अहम तरीन मजहबी शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ की वादी सलाम कब्रिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। कहा जाता है कि ये कब्रिस्तान 2000 साल पुराना है और यहाँ तकरीबन 50 लाख से ज्यादा कब्रें हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि मुसलमान दुनिया के कोने कोने से अपने प्यारों को यहाँ दफनाने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि यहाँ हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के मजार के करीब दफन होना एक बड़ा एजाज समझा जाता है। दोस्तों, अब शुमाल की तरफ चलते हैं। इराक का शुमाली हिस्सा यानी कुर्दिस्तान रीजन एक बिल्कुल अलग दुनिया है। अगर आपने सोचा हो कि इराक में सिर्फ सहरा है तो यहाँ आकर आप हैरान रह जाएंगे। अरबील शहर कुर्दिस्तान का दारुल हुकूमत है और ये शायद दुनिया के मुसलसल आबाद रहने वाले कदीम तरीन शहरों में से एक है। 8000 साल से यहाँ इंसान आबाद है। अरबील का किला, जिसे किला अरबील या हॉलर किला कहते हैं, यूनेस्को के आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल है। ये किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना है और उसके अंदर आज भी लोग रहते हैं, यानी ये एक जिंदा विरसा है। लेकिन असल बात यह है कि कुर्दिस्तान रीजन में पहाड़, झरने और सरसब्ज वादियां हैं जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोकान और दरबंदी खान झीलें, शीरवाना और बैखाल के आबशार और साफीन के सरसब्ज पहाड़, ये सब देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि आप इराक में हैं। अरबील शहर खुद भी बहुत साफ सुथरा और जदीद है। यहाँ के बाजार, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स बहुत उम्दा है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी कुर्दिस्तान रीजन इराक के दीगर हिस्सों से ज्यादा महफूज रहा है। दोस्तों, कुर्दिस्तान रीजन में एक और जगह देखने वाली है और वो है इमादिया। ये एक कदीम शहर है जो पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है। चारों तरफ खाइयां और एक ही रास्ते से अंदर जाना मुमकिन है। सर्दियों में यहाँ बर्फ पड़ती है और ये मंजर बेहद खूबसूरत होता है। अब जुनूब की तरफ जाते हैं और बात करते हैं बसरा की। बसरा इराक का जुनूबी शहर है और खलीज अरब के करीब है। बसरा को इराक का वीनस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ नहरें और आबी गुजरगाहें शहर के अंदर से गुजरती हैं। बसरा तेल की सनत का मरकज है और इराक की बहरी तिजारत का सबसे अहम मरकज भी। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि बसरा के करीब वो इलाका है जिसे जन्नत अदन कहते हैं और बाज रिवायात के मुताबिक हजरत आदम और हव्वा का बाग अदन यहीं के करीब था। दिजला और फरात यहाँ आकर मिलते हैं और शत्तुल अरब बनाते हैं जो बसरा के करीब खलीज में गिरता है। बसरा की खजूरें मशहूर जमाना है। एक जमाने में इराक दुनिया का सबसे बड़ा खजूर पैदा करने वाला मुल्क था। इराकी खजूरों में मदजूल, खस्तावी और बरही की अकसाम बहुत मशहूर हैं और दुनिया भर में बरामद होती हैं। दोस्तों, अब आते हैं एक ऐसी जगह की तरफ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी लेकिन जो सच में नाकाबिल यकीन है। इराक के जुनूब में होर या मशरकी मुर्शस का इलाका है जिसे मेसोपोटामिया के मार्शस भी कहते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े आबी मुर्गजारों में से एक है। यहाँ हजारों साल से मादान लोग रहते आए हैं जो पानी पर तैरते हुए घर बनाते हैं, कश्तियों में सफर करते हैं और मछली पकड़ते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वही इलाका है जिसे बाज माहिरीन बाग अदन के मकाम के तौर पर शनाख्त करते हैं। यहाँ के सरकंडों के जंगल, साफ पानी और जंगली हयात का इम्तिजाज ऐसा है कि आप सोचेंगे कि क्या वाकई ये इराक में हो। दोस्तों, अब बात करते हैं इराकी खानों की और यकीन करें ये हिस्सा बहुत मजेदार होने वाला है। इराकी खाना जुनूबी एशियाई खाने से बहुत मुख्तलिफ है लेकिन अपने आप में बहुत जायकादार है। इराक का सबसे मशहूर पकवान है मज़गूफ। ये दरियाई मछली है जिसे लकड़ी की आग पर एक खास अंदाज में भूना जाता है। मछली को दरमियान से काट कर खिला रखा जाता है और आग के गिर्द खड़ी करके पकाया जाता है। ये अंदाज
सदियों पुराना है और आज भी दिजला किनारे के रेस्तोरानों में यही रिवायती तरीका इस्तेमाल होता है। मज़गूफ को इराक की कौमी डिश कहा जाए तो गलत न होगा। कूजी एक और मशहूर डिश है जिसमें पूरा भेड़ का बच्चा चावल के साथ पकाया जाता है। ये शादियों और बड़ी तकरीबात में बनाया जाता है और इसका जायका लाजवाब होता है। दुल्मा इराक का एक और मकबूल खाना है जिसमें अंगूर के पत्तों या सब्जियों में चावल और गोश्त भरकर पकाया जाता है। तुर्की और ईरान में भी इसकी मुख्तलिफ शक्लें मिलती हैं, लेकिन इराकी डुल्मा का अपना अलग जायका है। टुमन इराक में चावल को कहते हैं और यहाँ चावल बहुत मुख्तलिफ तरीकों से पकाया जाता है। टुमन ज़ाफ़रान यानी ज़ाफ़रान वाले चावल बहुत मशहूर है, लेकिन असल बात यह है कि इराकी नाश्ता भी बहुत खास होता है। पचा एक ऐसी डिश है जो सुबह नाश्ते में खाई जाती है और इसमें भीड़ का सर और पाए होते हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इराकियों के लिए ये सुबह की खास ट्रीट है। मिठाइयों में क्लीचा बहुत मशहूर है, जो एक किस्म की बिस्किट नुमा मिठाई है जिसमें खजूर, अखरोट या नारियल भरा जाता है। इराक में ईद और त्योहार के मौके पर क्लीचा बनाना एक रिवायत है। चाय की बात करें तो इराकी चाय बहुत गाढ़ी और मीठी होती है। ये छोटे शीशे के ग्लास में पेश की जाती है और दिन में कई बार पीना इराकी सकाफत का हिस्सा है। कहवा यानी अरबी काफी भी बहुत पी जाती है जिसमें इलायची मिलाई जाती है। दोस्तों, खाने की बात करते करते याद आया कि इराक में एक रिवायत बहुत दिलचस्प है। इराक में जब आप किसी के घर मेहमान जाएं और खाना खाते वक्त तारीफ न करें तो मेजबान को बहुत बुरा लगता है। खाने की तारीफ करना जरूरी है और सेहतैन कहना यानी आपकी सेहत के लिए बहुत आम है। अब दोस्तों, बात करते हैं इराक के मौसम की, और यहाँ एक बात ऐसी है जो आपको हिला कर रख देगी। इराक का मौसम इंतहाई है। गर्मियों में खास तौर पर जुनूबी इराक में दर्जा हरारत 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सना 2018 में बसरा में दर्जा हरारत रिकॉर्ड 539 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो दुनिया के रिकॉर्ड आदाद में शामिल है। इस गर्मी में बाहर निकलना मुमकिन ही नहीं होता और इसलिए लोग शाम और रात को बाहर निकलते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि मौसम सुरमा में शुमाली इराक यानी कुर्दिस्तान में दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर सकता है और भारी बर्फबारी होती है। यानी एक ही मुल्क में एक तरफ दुनिया की शदीद तरीन गर्मियों में से एक और दूसरी तरफ पहाड़ों पर बर्फ का समंदर। ये है इराक का मौसमी तजाद। इराक में शमाल यानी रेत का तूफान भी आता है। गर्मियों में सहराई इलाकों से रेत के तूफान आते हैं जो पूरे शहर को जर्द रंग में डुबो देते हैं। इन तूफानों के दौरान सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इराक में सफर की यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में। बड़े शहरों में टैक्सी सर्विस आम है और अब करीम और दीगर राइड हीलिंग एप्स भी आ गई हैं, जिससे शहर में घूमना आसान हो गया है। बस सर्विस भी मौजूद है, लेकिन ज्यादातर लोग जाती गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। शहरों के दरमियान सफर के लिए इंटरेस्टी बसें हैं। बगदाद से करबला या नजफ तक बस में तकरीबन 2-3 घंटे लगते हैं। बगदाद से बसरा तक का सफर 6-7 घंटे का है। एक दिलचस्प बात यह है कि इराकी लोग गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कम होती है। तो अगर आप इराक जाएं तो सड़क पार करते वक्त बहुत एहतियात करें। दोस्तों, अब आते हैं बाबुल की तरफ। ये वो जगह है जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी। बगदाद से तकरीबन 90 किलोमीटर जनूब में बाबुल के आसार कदीमा है। यहाँ आकर आपको सच में एहसास होता है कि आप तारीख की जमीन पर खड़े हैं। बाबुल के आसार में कदीम इमारतों की बुनियादें, इश्तार गेट का दोबारा बनाया गया हिस्सा और नबूकदनज़र के महल के खंडरात शामिल है। इश्तार गेट असल में बर्लिन के परगामोन म्यूजियम में है, लेकिन बाबुल में उसकी एक नकल बनाई गई है जो आपको इस कदीम शहर की अजमत का अंदाजा देती है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि आसार कदीमा के माहिरीन कहते हैं कि अभी भी बाबुल के 90% से ज्यादा आसार जमीन के अंदर दबे हुए हैं और खुदाई से मजीद नाकाबिल यकीन चीजें निकलने का इम्कान है। यानी इराक की जमीन के नीचे अभी भी हजारों साल की तारीख छुपी हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी बात की जो बहुत जरूरी है और जिसे जानना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इराक के बारे में बहुत सी गलत फहमियां फैली हुई हैं। लोग सोचते हैं कि इराक में हर जगह जंग हो रही है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। दाइश के खिलाफ फतह के बाद से इराक में हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। बगदाद, करबला, नजफ और अरबील में अब सयाहत काफी आम हो गई है। इराकी हुकूमत सयाहत को फरोग देने के लिए काम कर रही है। ताहम दोस्तों, इराक जाने से पहले अपने मुल्क की वजारत खारजा की वेबसाइट पर जरूर चेक करें, क्योंकि कुछ इलाके अभी भी हसास हो सकते हैं। कुर्दिस्तान रीजन और ज़ियारती शहर अमूमन महफूज समझे जाते हैं। अब कुछ ऐसी अजीब व गरीब बातें बताता हूँ जो शायद आपने कभी किसी से न सुनी हो। इराक में नौरोज का त्योहार भी बहुत जोश व खरोश से मनाया जाता है, खास तौर पर कुर्दिस्तान में। ये ईरानी नए साल का त्योहार है, लेकिन इराकी कुर्द भी उसे बड़े जश्न के साथ मनाते हैं। पहाड़ों पर आग जलाई जाती है, मूसीकी बजाई जाती है और रंग बिरंगे रिवायती लिबास पहने जाते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि इराक में शतरंज बहुत मकबूल खेल है। चाय खानों में बूढ़े और जवान मिलकर शतरंज खेलते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, क्योंकि शतरंज की तरक्की और इशाअत में बगदाद के अब्बासी दौर में बहुत बड़ा किरदार अदा किया गया। और एक बात और दोस्तों, इराकी लोग फुटबॉल के बहुत दीवाने हैं। इराक की कौमी फुटबॉल टीम ने सना 2007 में एशियन कप जीता था और उस जीत ने पूरी कौम को एक लम्हे के लिए सारे दुख भुला दिए। इस फतह का जश्न बगदाद की सड़कों पर ऐसे मनाया गया जैसे सालों का गम एक रात में दूर हो गया हो। दोस्तों, इराक के बारे में एक और बात जो मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ वो है इराकी लोगों की मोहब्बत और गर्मजोशी। मीडिया में इराक की जो तस्वीर पेश की जाती है वो
अधूरी है। इराकी लोग बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत मेहमान नवाज और बहुत जज्बाती लोग हैं। उनके दिल बहुत खुले हैं। अगर आप एक बार किसी इराकी खानदान के साथ वक्त गुजारें तो आपको लगेगा जैसे पुराने दोस्त हों। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि इराकी मुआशरे में बच्चों से बहुत प्यार किया जाता है। बच्चों को बहुत लौट प्यार मिलता है और उनकी खुशी के लिए सब कुछ किया जाता है। ये मोहब्बत आपको हर गली, हर घर में नजर आती है। दोस्तों, इराक की एक और खास बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इराक में ईसाइयों की एक पुरानी आबादी है जो सदियों से यहाँ रह रही है। मौसल और दीगर शहरों में कदीम गिरजाघर हैं जो 1000 साल पुराने हैं। इराकी ईसाई अरबी और सरियानी जबानें बोलते हैं और इराकी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। बदकिस्मती से हालिया सालों में उनकी तादाद बहुत कम हो गई है क्योंकि बहुत से लोगों ने मुल्क छोड़ दिया, लेकिन आज भी उनकी मौजूदगी इराक के तनव्वु की अलामत है। अब दोस्तों, बात करते हैं इराक के मुस्तकबिल की, और यहाँ मैं आपको कुछ उम्मीद अफजा बातें बताना चाहता हूँ। इराक में नई नस्ल बहुत पढ़ी लिखी और बाशऊर है। सोशल मीडिया की वजह से इराकी नौजवानों का ताल्लुक दुनिया से बढ़ा है। वो अपने मुल्क को बेहतर देखना चाहते हैं। सनत 2019 में इराक में बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक हुई जिसमें लाखों नौजवानों ने बदउनवानी के खिलाफ और बेहतर जिंदगी के लिए आवाज उठाई। ये नौजवान इराक का असल सरमाया है। इराक के तेल के ज़खायर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं और बदउनवानी का खात्मा हो तो ये मुल्क बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है। इराक में सयाहत की बेपनाह सलाहियत है। तारीखी मकामात, मजहबी सयाहत, कुदरती खूबसूरती और मुनफरिद सकाफत, ये सब मिलकर इराक को एक बहुत बड़ी सयाहती मंजिल बना सकते हैं। दोस्तों, आज हमने इराक के बारे में बहुत कुछ जाना। वो इराक जिसे हम सिर्फ जंग और तेल की जमीन समझते थे, वो दरअसल इंसानी तहजीब का गहवारा है, अंबिया की सरजमीन है, इल्म और हिकमत का मरकज रहा है और बहुत मोहब्बत करने वाले लोगों का घर है। दिजला और फरात का वो पानी जो हजारों साल से बह रहा है, आज भी बह रहा है। बाबुल के खंडरात आज भी अपनी खामोशी में बहुत कुछ कहते हैं। करबला की जमीन आज भी लाखों दिलों को अपनी तरफ खींचती है और इराकी लोग आज भी अपनी तकलीफों के बावजूद जिंदगी की खूबसूरती ढूंढ लेते हैं। इराक एक ऐसा मुल्क है जिसे समझने के लिए आपको सिर्फ खबरों पर नहीं बल्कि उसकी तारीख, उसकी मिट्टी और उसके लोगों के दिलों में झांकना होगा। तो दोस्तों, आपको इराक के बारे में क्या लगा? क्या आप कभी इराक जाना चाहते हैं? क्या आपके घर में कोई इराक ज़ियारत पर गया है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके तजर्बात पढ़कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाएं क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने की तहरीक देता है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली वीडियो की इत्तला फौरन पहुंचे। और सबसे अहम बात, आप बताएं कि अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाएं, ईरान, तुर्की, मिस्र या कोई और मुल्क जो आप देखना चाहते हैं। कमेंट में मुल्क का नाम लिखें और जिस मुल्क को सबसे ज्यादा वोट मिले वही मुल्क अगली वीडियो में होगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत और सलामती दे और हमें उन तमाम मुकद्दस मकामात की ज़ियारत नसीब फरमाए जो आज हमने देखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज आपको दिखाने जा रहा हूँ असल मिट्टी जिस पर जंग करबला हुई, असल रेत, क्योंकि यहाँ पर खुदाई का काम हो रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं वो सामने जो मैंने निशान लगाया हुआ है उस मिट्टी का रंग देखिए, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर बातें की गई कि यहाँ से तलवारें निकली हैं, मौला के हरम की जानिब से एक पैगाम जारी किया गया है, वो भी आपको सुनवाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मिट्टी है ये वही करबला की मिट्टी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। बैनुल हरमैन में मौजूद हूँ, हमारे साथ आपने आज सफ़र करना है। मैं आपको यहाँ पर खुदाई हो रही है वहाँ लेकर जा रहा हूँ, और खुदाई में जो चीज़ देखने को मिली, जो चीज़ मैंने नोट की वो आपको दिखानी है, और आपने ख़ुद फैसला करना है कि आया ये जो चीज़ मैंने नोटिस की है क्या ये वाक़ई ठीक चीज़ है। और जैसे कि मैंने नोट किया है और देखने को यही मिला है, यहाँ पर एक मिट्टी है चूँकि खुदाई का काम हो रहा है, और ये जो मिट्टी है ये इसका रंग बता रहा है कि ये वही है कि जो जब जंग करबला हो रही थी, ये वही है जिस पर मौला हुसैन बादशाह का खून गिरा, ये वही है जहाँ पर मौला ने घोड़े दौड़ाए, ये वही है जहाँ पर मौला ने लाशों को उठाया, ये वही मिट्टी है जहाँ पर जनाब औन मोहम्मद, जनाब कासिम, जनाब अली अकबर, जनाब मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून बहा, ये वही मिट्टी है जहाँ पर अंसारान मौला हुसैन बादशाह के खून बहे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे होल बनाए हुए हैं जहाँ से लोग, ये एक दर हकीकत सेहन बन रहा है, सेहन मौला हसन बादशाह, और ये मौला हुसैन बादशाह के रोज़ा अतहर के बिल्कुल करीब बन रहा है। मैं आपको सारे शवाहिद दिखाता हूँ और जहाँ तक मुझे लगता है ये वही है, बाकी आप लोगों ने फ़ैसला करना है। जहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ तो
میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں جہاں سے آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا. یہ 5-6 ہول بنے ہوئے ہیں جہاں سے ہم اندر دیکھیں گے اور اس مٹی کا بغور مشاہدہ کریں گے. اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سب سے پہلے وہ شواہد بتا دوں. بعض ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں یہاں سے تلواریں نکلی ہیں, نیزے نکلے ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. اس کی نفی کی ہے مولا حسین بادشاہ کے حرم کی انتظامیہ نے. وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کے بعد آپ کو میں انشاءاللہ یہ مٹی دکھاؤں گا اور یہ مناظر آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساتھ ایک سکرین شاٹ لگایا ہے قنات کربلا سے, جنہوں نے لکھا ہے کہ مولا حسین بادشاہ کے حرم نے اس افواہ کی تردید کی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے نیزے اور تروالیں نکلی ہیں. ابھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر جو میں آپ کو دکھانے کے لیے لایا ہوں, اور وہ ہے سرخ رنگ کی مٹی. ابھی یہ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ وہ والی مٹی ہے, یہ وہ والی ریت ہے کہ جس پر جنگ کربلا ہوئی, لیکن یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آیا یہ وہی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ مجھے 100% یقین ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ مٹی میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے سرخ رنگ کی, اور وہ بھی مولا حسین بادشاہ کے حرم کے بالکل قریب صحن جو بن رہا ہے. ابھی میں آپ کو یہ زوم کر کے بھی دکھاتا ہوں. کوئی میں نے ایڈیٹنگ نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کیا, یہ بالکل کیمرے کی ویڈیو ہے جو کہ آپ کو دکھا رہا ہوں. اور ابھی آپ کے سامنے وہ جہاں پر یہ مڑ رہا ہے اس کے سامنے اگر آپ دیکھیں, میں یہاں پر نشان بھی لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ سکے. یہاں پر 2 مٹیاں ہیں, ایک تو زمین کی مٹی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رنگ, اور وہ دوسرے والی مٹی اس کا رنگ. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں, آپ خود پتہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں مٹیوں میں کتنا فرق ہے. وہ مٹی سرخ رنگ کی ہے اور یہ جو ہے یہ عام جو آپ دیکھتے ہیں مٹی یہ وہ ہے. ابھی آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا. میں یقین کیجئے یہ جب میں نے منظر دیکھا, یہ جب میں نے ویڈیو بنائی اور یہ اچانک میرے سامنے یہ منظر آیا, ورنہ میں تو ویڈیو بنانے آیا تھا اس تعمیر کے حوالے سے جو یہاں پر صحن بن رہا ہے. لیکن جیسے میں نے یہ مٹی دیکھی, یہ رنگ دیکھا, تو پھر میں نے یہی سوچا کہ یہ وہی ریت ہے, یہ اسی زمانے کی ریت ہے جہاں پر جنگ کربلا ہوئی, جہاں پر مولا حسین بادشاہ جناب علی اصغر کو لے کر آئے, جہاں پر جناب علی اصغر نے مسکراہٹ دی, جہاں پر جناب علی اصغر کے گلے مبارک پر تیر لگا, جہاں پر جناب علی اکبر کے لاشے پر جب جانے لگے ہیں نا مولا حسین بادشاہ, تو روایات یہی بتاتی ہیں کہ مولا حسین بادشاہ چل کر نہیں گئے, کبھی گرتے, کبھی اٹھتے, کبھی پھر گر جاتے. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس مٹی کے نشان ہیں, کبھی پھر اٹھتے اور ساتھ یہی صدا لگا رہے تھے, آئینہ آئینہ علی اکبر, اے میرے جگر کے ٹکڑے کہاں ہو تم. مولا حسین بادشاہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر جناب اون محمد نے ایسی بے مثال قربانی دی کہ تاریخ یاد رکھے گی. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کے یتیم جناب قاسم نے ایسی جنگ لڑی کہ روایت کے الفاظ ہیں کئی یزیدیوں کو فی النار کیا, اور پھر جب انہوں نے اکٹھے ہو کر حملہ کیا تو جناب قاسم کو ایسے انہوں نے زخم لگائے, ایسا شہید کیا کہ روایت کے الفاظ ہیں مولا حسین بادشاہ نے گٹھڑی میں جناب قاسم کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا. اور میں قربان جاؤں میرے مولا, آپ کی عزتوں اور عظمتوں پر لاکھوں جانے قربان. میں آپ کو ہر ہول سے یہ مناظر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں, اور یقین کیجئے جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ وہی مٹی ہے, یہ وہی جگہ ہے, یہ وہی ریت ہے کہ جہاں پر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے لال, ہمارے امام مولا کائنات کی آنکھوں کے ٹھنڈک, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا چین, مولا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا.
میں آپ کو بار بار زوم کر کے دکھا رہا ہوں، اور میرے اس زوم کر کے دکھانے کا مقصد ہے اور وہ یہ ہے تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں، اور آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو سیو کرنا ہے، اس ویڈیو کو اپنے پاس رکھنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو دوسرے مومنین تک پھیلانا ہے تاکہ وہ بھی یہ دیکھ سکیں کہ کس طرح اس مٹی کا رنگ تھا، کس طرح وہ سرخ رنگ کی مٹی۔ اچھا، یہ سرخ رنگ کا یہ کیا اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ تو روایت یہی بتاتی ہے کہ جب مولا حسین بادشاہ شہید ہوئے نا، تو آسمان سے بھی اور زمین سے بھی خون ابلنا شروع ہوا۔ روایت کے یہی الفاظ ہیں، جو بھی زمین سے چیز ہٹاتا تو نیچے سے خون ظاہر ہوتا۔ او میں قربان جاؤں میرے مولا آپ کی عزتوں اور عظمتوں پر، نہ صرف ہم مومنین گریہ کر رہے ہیں بلکہ آسمان و زمین گریہ کرتے ہیں، نہ صرف آسمان و زمین گریہ کرتے ہیں بلکہ فرشتے گریہ کرتے ہیں، جن و بشر گریہ کرتے ہیں آپ کی شہادت پر، آپ کی اس قربانی پر، آپ کے اس صبر پر، آپ کے اس حوصلے پر۔ آگے چلتے ہیں، میں آپ کو آگے بھی لے کر جاتا ہوں۔ میرا دل ہے کہ میں آپ کو یہ سارے مناظر کور اپ کروں جہاں پر جو یہ مناظر ہیں، یقین کیجئے یہ بہت دیدہ زیب مناظر ہیں، یہ وہ مناظر ہیں جو بہت قیمتی مناظر ہیں۔ اور اے مولا میں یہاں پر ایک بات دہرانا چاہوں گا۔ اچھا، بات دہرانے سے پہلے آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر زمین پر، وہ تو سامنے تھی نا، یہ نیچے زمین پر بھی آپ کو مٹی نظر آ رہی ہے سرخ رنگ کی۔ میں ذرا زوم کرتا ہوں، باقی مٹی دیکھیں اور اس مٹی کو دیکھیں، یعنی کہ آج بھی یہ مناظر موجود ہیں، آج بھی یہ چیز موجود ہے۔ یہ در حقیقت ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح مولا امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی کربلا معلیٰ میں۔ تو آپ سب سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو شیئر کرنی ہے تاکہ دوسرے مومنین تک بھی انشاءاللہ یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اور آپ میں سے جو بھی چینل پر نیا ہے، روزانہ کربلا معلیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ۔ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک آپ کو ملے گا، اس کو جوائن کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ چینل کا لنک ملے گا، اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ مجھے جو مناظر نظر آتے رہیں گے وہ آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ سب کا خادم زوار حسین۔ اللہ حافظ۔